नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में प्रकरण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कृतित्व एवं भाषा शैली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं में हमारे निबंध संकलन में तीसरे प्रमुख निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इससे पूर्व हमने निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा निबंधकार रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व, कृतित्व तथा उनके निबंधों पर विस्तृत विवेचना की है। आज के प्रकरण में हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं को तथा उनकी भाषा संबंधी विशेषताओं को और उन्होंने अपने निबंधों में कितने प्रकार की शैलियों का प्रदर्शन किया है, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं तथा इससे पहले के वीडियो में हमने उनके व्यक्तित्व के विषय में बातचीत की थी तथा मैंने कहा था कि वीडियो के दूसरे भाग में मैं आपको उनकी रचनाओं से परिचित कराऊंगी तथा उनकी भाषा और शैलीगत विशेषताओं को आपके सामने रखूंगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के, विशेषतः आधुनिक हिंदी के वे सम्मानित साहित्यकार थे जिन्होंने भारतीय मौलिक चिंतन परंपरा, संस्कृति एवं इतिहास को नवीन दृष्टि से लोगों के सम्मुख लाने का महत् कार्य किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी नए तथ्यों को सामने लाने का कार्य किया तथा ललित निबंध के परंपरा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। ललित निबंधों में यदि हम देखें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान सामने आता है तथा उनके द्वारा लिखे गए निबंध हमें भारतीय संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से परिचित कराने का कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्य को। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ख्याति ललित निबंधकार के रूप में थी। साथ ही साथ वे एक कुशल समीक्षक तथा आलोचक के रूप में भी जाने जाते थे। प्राचीनता व नवीनता का संगम इनके लेखन कला की एक प्रमुख विशेषता थी। यदि हम इनके कृतित्व को देखें तो इनके कृतित्व को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है तथा इनके कृतित्व पर दृष्टि डालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसके कारण इन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया तथा इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर कार्य करने का गौरव प्राप्त हुआ। साथ ही साथ इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। तो इतने महत्वपूर्ण जो है वो सम्मान तथा उपाधियां इन्हें दी गई जो कि स्वतः ही इनके योगदान को हमारे सामने खोल करके रख देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके कृतित्व को हम किन किन भागों में किस किस रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनके निबंध साहित्य को। तो इनके निबंध साहित्य के अनुसार इनके प्रमुख निबंध संग्रह यदि हम देखें तो अशोक के फूल, घुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, आलोक पर्व, इस रचना पर इन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था तथा कल्पलता, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इनके निबंध मुख्यतः ललित निबंध के रूप में जाने जाते हैं। ललित निबंध जिसमें कि लेखक काव्यात्मक भाषा शैली में भावपूर्ण ढंग से
हमारी संस्कृति के उज्जवल पक्षों से, हमारी संस्कृति के प्रमुख तत्वों से, वे तथ्य जिन्हें हम विस्मृत करते जा रहे हैं, उनसे पाठकों को परिचित कराने का कार्य करता है। और ललित निबंधों में के अंतर्गत लालित योजना जो है एक प्रमुख तथ्य बन करके सामने आती है। तो इस तरह से हम देखें, ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इन्होंने आलोचना साहित्य की भी सर्जना की है। तो इनके द्वारा रचित आलोचना साहित्य में यदि हम देखें तो सूर साहित्य के अंतर्गत इन्होंने सूर के साहित्य के भावात्मकता से साहित्य मर्मज्ञों को, पाठकों को परिचित कराने का कार्य किया है। इसके अतिरिक्त कालिदास की लालित्य योजना, इस ग्रंथ के द्वारा, इस आलोचना ग्रंथ के द्वारा उन्होंने कालिदास के काव्य में लालित्य और भावानुकूलता का स्रोत खोज करके रख दिया है पाठकों के सामने। तो कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, इनके द्वारा लिखे गए आलोचना साहित्य में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कबीर। इसी ग्रंथ के आधार पर उन्होंने कबीर को वो महत्व दिला दिया जिसके कि कबीर अधिकारी थे। इससे पहले शुक्ल जी ने कबीर को अक्खड़ तथा जो है वो रसहीन जो है कवि मानते हुए वह सम्मान नहीं दिया था जिसके कि कबीर अधिकारी थे। परंतु अपनी इस पुस्तक के द्वारा, इस ग्रंथ के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य में कबीर को पुनः प्रतिस्थापित करने का महान कार्य किया था। तो कबीर, इसके अतिरिक्त साहित्य सहचर तथा साहित्य का मर्म, ये इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जो आलोचना साहित्य से जुड़े हुए हैं। अर्थात इसमें इन्होंने आलोचना और समीक्षा के द्वारा भिन्न भिन्न बिंदुओं को, विषयों को स्पष्ट करने का कार्य किया है। अब तीसरी प्रकार के ग्रंथ इनके आते हैं जो कि साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए। तो साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों में यदि हम देखें तो इनके द्वारा रचे गए ग्रंथों में हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इस ग्रंथ के द्वारा इन्होंने जैन साहित्य तथा सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य में एक नया स्थान देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने जैन साहित्य से पाठकों को परिचित कराया। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसमें अनेक खोजों के द्वारा इन्होंने आदिकाल के कवियों को वह स्थान दिलाया, आदिकाल के कवियों को इन्होंने हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है समाहित किया। दूसरा ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य तथा तीसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। यह उनका वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसने कि आचार्य शुक्ल की मान्यताओं को चुनौती देने का कार्य किया। इन्होंने ताल ठोक कर आचार्य शुक्ल के द्वारा बताई गई, निर्धारित की गई मान्यताओं को इन्होंने ललकारा और उन्होंने जनता के सम्मुख पूरे शोध के साथ, तत्वों के साथ अपनी बात रखी कि नहीं, कुछ चीज़ें जो हैं आचार्य शुक्ल द्वारा छूट गई हैं, उन चीज़ों पर भी दृष्टि डालना, उनको भी साहित्य के अध्ययन में समाहित करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम पूरा न्याय कर पाएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। तो हिंदी साहित्य की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आचार्य शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, उसकी प्रवृत्तियों को, उसके विषय में धारणाओं को देखने के लिए जो जाना जाता है, वो यही ग्रंथ है, हिंदी साहित्य की भूमिका। इसी ग्रंथ के आधार पर इन्होंने कहा था कि नहीं, भक्ति का आना वैसा ही होता जैसा कि पहले था। इन्होंने भक्ति को हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम न बता करके स्वाभाविक चिंतन धारा का विकास बताया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने रामचंद्र शुक्ल से इतर साहित्य प्रेमियों के सामने ला करके रखा। तो हिंदी साहित्य की भूमिका। अब
आते हैं इनके उपन्यासों पर। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति के प्रबल पक्षधर थे, उनकी तीव्र और प्रखर आस्था भारतीय संस्कृति में थी और भारतीय संस्कृति के प्रत्येक उज्जवल पक्ष को, प्रत्येक उस तत्व को जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ने का कार्य करता है, वो लोगों के बीच लाने के लिए प्रयासरत थे। तो उन्होंने अपने उपन्यासों में भी हमारे अतीत के गौरव को, हमारी सांस्कृतिक जीवंतता को विषय बनाया है। तो इनके उपन्यासों पर यदि हम दृष्टि डालें तो इनके द्वारा लिखे गए ये 4 उपन्यास अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में। पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रस्तुत उपन्यास हमें हर्षकालीन सभ्यता, संस्कृति व हर्षकालीन परंपराओं से परिचित कराने का कार्य करता है। प्रस्तुत उपन्यास में इन्होंने बाण भट्ट के माध्यम से तत्कालीन व्यवस्था, राजनीति, सामाजिक जीवन तथा चिंतन धारा से पाठक वर्ग को अवगत कराने का कार्य किया है। दूसरा उपन्यास है इनका चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख उपन्यास जो है, इसमें इन्होंने लोर कथा को माध्यम बनाया है। तीसरा उपन्यास है इनका पुनर्नवा और चौथा उपन्यास है इनका अनाभ दास का पोथा। तो इस तरह से ये इनके प्रमुख 4 उपन्यास हैं जिसके द्वारा इन्होंने भिन्न भिन्न विषय भूमि से तत्वों को ग्रहण करके अपनी संस्कृति के जीवट तथा जीवांत तत्वों से लोगों को परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब देखते हैं इन्होंने संपादन संबंधी किन ग्रंथों का प्रणयन किया। इन्होंने संपादन संबंधी भी कार्य किया है। तो संपादन संबंधी इनके ग्रंथों में नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो तथा संदेश रासक, ये 3 कृतियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि इन्होंने नाथ सिद्धों की बानियों के संपादन के द्वारा नाथ और सिद्ध साहित्य से लोगों को परिचित कराने का कार्य किया तथा वो साहित्य जिसे अपभ्रंश के अंतर्गत मानकर छोड़ दिया गया था, इतिहास से अलग कर दिया गया था, उसको इन्होंने हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में स्वीकार करते हुए साहित्य के अंतर्गत लाने का महत्व कार्य किया। तो नाथ सिद्धों की बानियाँ, इसके अतिरिक्त संक्षिप्त पृथ्वीराज रासों में इन्होंने पृथ्वीराज रासों के अंशों को जो है संपादित करके ग्रंथ के रूप में सामने लाने का कार्य किया है तथा संदेश रासक। अब इसके अतिरिक्त इन्होंने, चूंकि ये प्रकांड पंडित थे, संस्कृत के, प्राकृत के, अपभ्रंश का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था, तो इन्होंने अनुदित रचनाएं भी लिखी हैं। तो अनुदित रचनाओं में इनके द्वारा प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश तथा विश्व परिचय, ये इनके द्वारा अनुदित रचनाएं। अनुदित साहित्य का अर्थ होता है कि किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवाद करके सरल रूप प्रदान करना ताकि वो जन साहित्य के, जन सामान्य की पहुंच में आ सके। तो इस अनुदित साहित्य के वर्ग में इनकी ये रचनाएं आती हैं: प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इन्होंने सिख गुरुओं के पुण्य स्मरण, इस नाम से भी एक पुस्तक जो है वो प्रकाशित कराई है, जिसमें इन्होंने सिखों के गुरुओं द्वारा दिए गए उपदेश और वाणियों को संकलित करने का कार्य किया है। अब हम देखते हैं कि भाषा शैली द्विवेदी जी की भाषा शैली किस प्रकार की थी। तो द्विवेदी जी की भाषा सरल, बोधगम्य व स्वाभाविक भाषा थी। ये भाषा में आडंबरहीनता के पक्षधर नहीं थे, बल्कि भाषा में सरलता, सहजता और बोधगम्यता के पक्षधर थे। इनकी भाषा यदि हम देखें तो शुद्ध संस्कृतनिष्ठ, परिमार्जित खड़ी बोली थी, जिसमें गंभीरता मुख्य रूप से दिखाई देती थी। इसके अतिरिक्त काव्यात्मकता, भावात्मकता तथा लालित्य इनकी भाषा को विशिष्ट बना देते हैं तथा उसे ऐसे रस सराबोर कर देते हैं कि जो पाठकों के हृदय को बरबस ही विमुग्ध कर लेती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भाषा
द्विवेदी जी की जो भाषा है वो शुद्ध परमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी, अरबी तथा अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी यथा तथा विषय को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी ये करते हैं। इसी कारण इनकी भाषा के विविध रूप हो जाते हैं। इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के प्रचलित और अप्रचलित दोनों तरह के शब्दों को अपनाया है। अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने हिंदी के प्रकृति के अनुकूल ही किया है, परंतु बहुलता यदि हम देखें तो इनकी भाषा में हमें तत्सम शब्दों का ही अधिकाधिक प्रयोग दिखाई देता है। गूढ़ विषयों के प्रतिपादन में इनकी भाषा जटिल और गंभीर बनकर के सामने आती है। अब हम दृष्टि डालते हैं इनकी शैलीगत विशेषताओं की ओर। तो इनके शैलीगत विशेषताओं में यदि हम देखें तो इन्होंने अलग अलग विषयों के अनुकूल अलग अलग शैलियों का चयन किया है। सबसे पहले इनकी जो मुख्य शैली है वो है विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली इनके विचार प्रधान गंभीर निबंधों में दिखाई देती है। साहित्यिक, मार्मिक तथा सांस्कृतिक निबंधों में इस तरह की शैली के दर्शन हमें होते हैं। इन्होंने गंभीर से गंभीर विषयों को भी इसी शैली के द्वारा बोधगम्य रूप में प्रस्तुत किया है। इस शैली में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। वाक्य बड़े बड़े तथा भाषा गंभीर है। उदाहरण के लिए ये वाक्य देखिए कि मेरा विचार यह है कि साहित्य का इतिहास कुछ बड़े व्यक्तियों के लेखे जोखे का नाम नहीं है, वह मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रवाह है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनके गंभीर निबंधों में विचारात्मक शैली दिखाई देती है। दूसरी शैली है इनकी गवेषणात्मक शैली, कि जब द्विवेदी जी पुरातत्व और शोधपूर्ण निबंधों का प्रणयन करते हैं तब वे इस शैली को अपनाते दिखाई देते हैं। साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विचार करते समय शब्दों की कुशल छेम का पता लगाने में इस शैली का विशेष प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। उदाहरण के लिए देखते हैं, कुटज कूटज कहा गया होता तो कदाचित ज़्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज हो या कूटज, विरुद्ध तो निसंदेह कूटज ही होगा। तो इस तरह से गवेषणात्मक शैली जो है शोध एवं अनुसंधान के समय पर प्रयोग की जाती है। तीसरी शैली का प्रयोग इन्होंने अपने निबंधों में किया है वो है व्यंग्यात्मक शैली, कि इनके साहित्य में गंभीर विचार के साथ साथ स्थान स्थान पर हास्य और व्यंग के पुट भी साथ चलते मिलते हैं। चूँकि इनका हास्य उच्च कोटि का और सरस होता है तथा उन्होंने साहित्यकार और साहित्यिक प्रवृत्तियों पर भी गहरा व्यंग अपने निबंधों में किया है, जो कि इस शैली के द्वारा ही चरितार्थ हुआ है। उदाहरण देखते हैं, वे कहते हैं कि चूँकि संसार के सभी लोग हंस नहीं सकते इसलिए हंसी एक गुनाह है। चूँकि संसार के सभी लोग थोड़ा बहुत रो सकते हैं इसलिए रोना वास्तविक धर्म है। फिर भी अधिकांश साहित्यिक रोते नहीं, केवल रोनी सूरत बनाए रखते हैं। तो इस तरह वे साहित्यकारों पर व्यंग बनाते हैं, उनके दिखावटीपन, उनके आडंबर पर व्यंग करते दिखाई देते हैं। तो व्यंग्यात्मक शैली। चौथी शैली का प्रयोग उन्होंने किया है वह है सूत्रात्मक शैली। द्विवेदी जी ने वाक्यों के निर्माण में सहृदयता और बौद्धिकता का परिचय दिया है। इस कारण उनके वाक्यों ने कहीं कहीं सूत्र का रूप भी धारण कर लिया है। सूत्र वाक्यों से उनके कथन में विलक्षणता और चमत्कार की सृष्टि होते हुए दिखाई पड़ती है। उदाहरण, कमजोरों में भावुकता अधिक होती है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है, सुख और दुख तो मन के विकल्प होते हैं। इस तरह उन्होंने सूत्रों में अपनी बात कही और बाद में उसको निबंधों में स्पष्ट किया है।
पांचवी शैली जो उन्होंने अपने निबंधों में प्रयोग की है वो है आलंकारिक शैली। उन्होंने अपने निबंधों में स्थान स्थान पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। तो इस शैली के प्रयोग के कारण उनका गद्य भी हमें काव्य का सा आनंद देते प्रतीत होता है। पांचवी शैली है इनके द्वारा जो प्रयोग की गई है वो है भावात्मक शैली। द्विवेदी जी के जो अधिकांशतः निबंध है वे ललित निबंधों की श्रेणी में आते हैं और ललित निबंधों में इसी भावात्मक शैली का प्रयोग उनके द्वारा किया गया है। भावुकता और प्रवाह इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि कूटज निबंध में वे कहते हैं कि जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो ऐसे कि प्राण ढाल दो जिंदगी में, मन ढाल दो जीवन के रस के उपकरणों में। ठीक है, तो इस तरह से भावात्मक शैली में उनका कवि हृदय सजग हो जाता है और जो है वो भावुकता के साथ अपनी बात को स्पष्ट करते दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्विवेदी जी ने किस तरह से विविध विषयों के अनुकूल अलग अलग शैलियों का चयन किया है तथा उनकी भाषा किस तरह से एक शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है जो कि उनकी गंभीरता और भावुकता दोनों का मिश्रित रूप लेकर के संतुलन स्थापित करते हुए चलती है। तो द्विवेदी जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महान साहित्यकार के रूप में सामने आते हैं तथा वे हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं और उन्होंने अपने साहित्य द्वारा इतिहास लेखन को न केवल नवीन दिशा प्रदान की है बल्कि वे एक अद्वितीय प्रतिभा संबंध निबंधकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इस तरह हम देखें तो प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक द्विवेदी जी ने अपने निबंधों और अपने कृतित्व द्वारा हिंदी साहित्य को अत्यंत उल्लेखनीय प्रस्थान प्रदान किया है। धन्यवाद।